डियर स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 7th की एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक। ये लेसन आपका ज्योग्राफी से है। गेट द बार रोलिंग के अंतर्गत आपको सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट मानवीय पर्यावरण और इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल टर्म के अंतर्गत हम आपको बताते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स विच सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्यक्ति, स्थान और वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ दिखाई देती हैं या जीवित प्राणी हमें जो नज़र आते हैं वो सारे का सारा एनवायरनमेंट कहलाता है। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक को हम जैविक भी कह सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित प्राणी जैसे लाइक प्लांट्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा, इसके अंतर्गत पौधे भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं, अन्य जीवधारी भी आते हैं। एबायोटिक के अंतर्गत सभी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं या निर्जीव वस्तुएं आती हैं। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक जैसे लैंड, भूमि, वाटर, पानी एंड एयर एक्सेट्रा। हाइड्रोस्फीयर ये जलमंडल होता है, इसमें जल का क्षेत्र आता है। एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ एयर और ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ। हवा का एक आवरण हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर होता है जो हमारी पूरी पृथ्वी को ढके हुए है, इसको हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों का ये परिणाम होता है जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से का तात्कालिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ऐसे तंत्र को हम इकोसिस्टम कहते हैं। द अर्थ इज द होम टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पृथ्वी जो है वो सभी जीवित प्राणियों का घर है, सभी जीवधारियों का घर है। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल लिविंग कंडीशन विच मेक अप देयर एनवायरनमेंट। पृथ्वी पर जीवन संभव उसकी अनुकूल दशाओं के कारण होता है जो कि अपना तुरंत या तात्कालिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, एक ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है। तो सबसे पहले आप नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द टर्म एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग्स और कंडीशंस विद इन विच ए पर्सन, एनिमल और प्लांट एक्सिस्ट। पर्यावरण उसे कहते हैं जहाँ हम व्यक्तियों, जानवरों और पौधों की उपस्थिति प्राप्त करते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी व्यक्ति, जानवर या पौधे जो पाए जाते हैं वो सारे का सारा पर्यावरण या एनवायरनमेंट कहलाता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेनन। ये सहसंयोजन की क्रिया है। इसमें नेचुरल मतलब प्रकृति और मनुष्य दोनों की क्रियाओं का ये समायोजन होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स both biotic and abiotic conditions existing on earth। पृथ्वी पर जो भी क्रियाकलाप पाए जाते हैं उसमें जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ दोनों को ही समाहित किया जाता है। अर्थात नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन पाई जाती है। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिफर्स टू एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन एमंग डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत मनुष्य की या जीवधारियों की क्रियाएं, वार्तालाप या उसके सह संबंधों का मिलन होता है, एक दूसरे का निर्भरण होता है, एक जीवधारी दूसरे जीवधारी पर निर्भर करता है। द नेचुरल एलिमेंट सच एज माउंटेन्स। प्राकृतिक तत्व जैसे पर्वत, रिवर्स, नदियाँ, वेजिटेशन, वनस्पतियाँ, एनिमल्स, जानवर एक्सेट्रा आर क्रिएटेड बाय नेचर, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। हम कह सकते हैं नेचुरल एलिमेंट्स में वो चीज़ें आती हैं जो हमें प्रकृति ने
प्रदान की हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, वनस्पतियाँ, जानवर एट्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट, इसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। इट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक समाहित किए जाते हैं। द ह्यूमन मेड एलिमेंट्स सच एज एग्रीकल्चर, कुछ एलिमेंट्स का निर्माण, कुछ तत्वों का निर्माण मनुष्य ने भी किया है, जैसे एग्रीकल्चर कृषि कार्य, इंडस्ट्रीज उद्योग धंधे, स्टेटमेंट्स मीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, इसमें संचार के साधन भी आते हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है। आर क्रिएटेड बाई ह्यूमन्स बीइंग, इनका निर्माण मनुष्य के द्वारा हुआ है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, इसलिए इसे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। अर्थात दोबारा सुनेंगे इसका अर्थ, जिन चीज़ों का निर्माण प्रकृति ने किया है वो नेचुरल एनवायरनमेंट है, और जिन चीज़ों का निर्माण मनुष्य ने किया है वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहलाता है। ह्यूमन बीइंग्स डेवलप दीज फीचर्स टू लिव कंफर्टेबली इन देयर एनवायरनमेंट, मनुष्य ने अपने जीवन को लग्जरी आरामदायक बनाने के लिए इस प्रकार के पर्यावरण का निर्माण किया है। द टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद वन अनदर, दो प्रकार का पर्यावरण इसमें सह संबंध रखता है। दे चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये समय और स्थान के हिसाब से बदलता रहता है। इसमें नेचुरल प्रोसेस और ह्यूमन प्रोसेस दोनों काम करते हैं, मतलब मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा भी एनवायरनमेंट चेंज होता है और प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा भी समय और स्थान के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आपको बताया जाएगा, पहले बता चुके हैं, बायोटिक में जीवित चीज़ें आती हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज लिविंग थिंग बीइंग्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंतर्गत सबसे पहले आप सूक्ष्म जीवों को देखेंगे, पौधे आते हैं, एंड एनिमल्स और जंतु आते हैं, जानवर आते हैं, इंक्लूडिंग मैन, इसमें मनुष्य को भी शामिल किया जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज लिविंग और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसलिए हम इसे लिविंग या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट या जैवीय पर्यावरण भी कह सकते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत द एबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल स्टेट भौतिक लक्षणों के आधार पे, भौतिक सीमाओं के आधार पर एबायोटिक कंपोनेंट्स को, उन चीज़ों को हम कहते हैं जो नॉन लिविंग हैं या जो निर्जीव हैं, वो पर्यावरण में अपने भौतिक लक्षणों के आधार पर उनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जो अर्थात जो चीज़ें नॉन लिविंग हैं उनको हम एबायोटिक के अंतर्गत ही रखते हैं। जिस प्रकार से वाटर फाउंड इन ओशियंस, पानी महासागरों में पाया जाता है, सीज समुद्रों में पाया जाता है, रिवर्स नदियों में पाया जाता है, लेक्स झीलों में पाया जाता है, एंड स्ट्रीम्स और जलधाराओं के रूप में भी पाया जाता है, एट्सेट्रा, एंड इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो टुगेदर, और पानी बर्फ के रूप में भी पाया जाता है। मेक द हाइड्रोस्फीयर, ये जो आपको रूप बताए गए हैं सागरों का, महासागरों का और नदियों का, इन सब का मिला जुला रूप हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल कहलाता है। इट ऑक्यूपाइज ए मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड हैज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स ऑन, पृथ्वी पर पानी एक बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है जिसका स्वयं में अपना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस या महत्व होता है। मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लगभग 70% से भी अधिक पृथ्वी को पानी घेरता है या पृथ्वी पर 70% अधिक से पानी पाया जाता है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ, हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं पृथ्वी पर विदाउट वाटर, बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पानी सभी जीवित प्राणियों के लिए अति आवश्यक होता है। उसके बाद में लिथोस्फीयर, को हम स्थल मंडल भी कह सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परत होती है
द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग ए सरफेस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। हमारी पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानी इलाका पाया जाता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। द वर्ड लिथोस मीन्स रॉक्स। लिथो शब्द का अर्थ होता है चट्टान या पत्थर और स्टोन, एंड स्फीयर मीन्स डोमेन। स्फीयर का मतलब होता है क्षेत्र, तो पथरीला क्षेत्र। सो इसलिए द टर्म लिथोस्फीयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रॉकोस्फीयर। इसको हम रॉकस्फीयर या चट्टानी इलाके के नाम से भी जान सकते हैं। लिथोस्फीयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस अबाउट 100 किलोमीटर्स। लिथोस्फीयर की जो औसत मोटाई होती है वो लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है। इट इज़ इरेगुलर इन शेप एंड नॉट स्मूथ लाइक ए टेबल टॉप। लिथोस्फीयर जो है वो उसका आकार प्रकार एक जैसा नहीं रहता है, घटा बढ़ा हुआ होता है और एक टेबल की तरह इसकी ऊपरी सतह चिकनी नहीं होती है। कहने का मतलब खुरदरा पाया जाता है ऊपरी सतह पर। इट इंक्लूड्स द वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स। इस लिथोस्फीयर पर बहुत सारी भूमि की आकृतियाँ हमें देखने को अलग अलग प्रकार से मिलती हैं। जैसे कुछ आकृतियाँ हमें पहाड़ों के रूप में मिलती हैं, कुछ प्लेन्स या मैदानों के रूप में मिलती हैं, कुछ आकृतियाँ हमें प्लेट्यू यानी पठारों के रूप में मिलते हैं, कुछ घाटियाँ या वैलीज हम देख सकते हैं, एट्सेट्रा। द पार्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर विच इज़ आल्सो इवन एंड नॉट स्मूथ सरफेस। हम कभी कभी घाटी भी देखते हैं, समुद्र की तलहटी को देखते हैं तो कभी कभी वो भी हमें स्मूथ या चिकनी नज़र नहीं आती है। लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर से हमें खनिज संपदा प्राप्त होती है, वन संपदा प्राप्त होती है, फॉरेस्ट ग्रासलैंड या घास के मैदान हमें मिलते हैं। एग्रीकल्चर कृषि के लिए भूमि मिलती है, लैंड एग्रीकल्चर लैंड भी प्राप्त होती है लिथोस्फीयर से हमें, एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। और मनुष्य के अधिवास के लिए भी जो भूमि हम प्राप्त करते हैं वो लिथोस्फीयर से हमें मिलती है। कनेक्ट टू ज्योग्राफी में देखेंगे आप, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। एंड पर्यावरण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में हाइड्रोस्फीयर, ये जलमंडल होता है, इसके अंतर्गत जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सबको समाहित किया जाता है। हाइड्रोस्फीयर रिफर्स टू ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी पर जितने भी पानी के स्रोत पाए जाते हैं उन सब का मिला जुला रूप हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। इट इंक्लूड्स द वाटर बॉडीज लाइक, ये पानी हमें किस किस रूप में मिलता है? हमारी पृथ्वी पर पानी महासागरों के रूप में, ओशियंस सीज सागरों के रूप में, रिवर्स नदियों के रूप में और झीलों के रूप में हमें प्राप्त होता है। वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स। पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, वो तीनों अवस्थाएं बताई जा रही हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव और गैसीय रूप में पानी पाया जाता है। अर्थ इज़ कवर्ड विद 71% ऑफ वाटर। पृथ्वी जो है 71% पानी से घिरी हुई है। आउट ऑफ दिस, इसके बाहर 97% इज़ फाउंड ऑन द ओशियंस। जो 71% पानी हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है उस पानी का, टोटल पानी का 97% पानी महासागरों और सागरों में पाया जाता है, ओशियन एंड सीज के अंतर्गत मिलता है। विच इज सलाइन, जो कि खारा होता है, एंड रेस्ट, और बचा हुआ 3% पानी जो है इज फाउंड इन रिवर्स, नदियों में पाया जाता है, जल धाराओं यानी स्ट्रीम के रूप में पाया जाता है, लेक्स या झीलों के रूप में पाया जाता है, आइस कैप्स और ग्लेशियर, जिसे हम ग्लेशियर के रूप में अभी उस 3% को हम 4 भागों में बांटते हैं। इसमें ग्लेशियर भी आते हैं, झीलें भी आती हैं, जलधाराएं आती हैं और नदियां आती हैं। ये पानी शुद्ध या पीने लायक भी माना जाता है। वाटर इज इन ए कंटिन्यूअस मोशन ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर पानी एक लगातार निरंतर गति से चलता रहता है। एंड दिस कंटिन्यूअस मोशन इज नोन एन, इस लगातार चक्र को या लगातार चाल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं, जल चक्र के नाम से जानते हैं। फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर
वाटर गेट्स एवोपरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर से पानी वाष्पित होकर वायुमंडल में जाता है। वेयर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। एंड देन, और तब, इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, ये पानी वर्षा के बूंदों के रूप में हमें प्राप्त होता है ऑन द लिथोस्फीयर, हमारे स्थल मंडल पर। सो इसलिए इन दिस वे वाटर कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन स्फीयर टू अनोदर, पानी एक मंडल से दूसरे मंडल में भी जा सकता है, अर्थात इसका ट्रांसफर होता रहता है। क्योंकि जल पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से गैस के रूप में भी परिणत हो जाता है। हाइड्रोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सोर्स ऑफ लाइफ। जलमंडल जो होता है हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए परम आवश्यक होता है। इट प्रोवाइड्स ए हैबिटेट टू मैरीन लाइफ, ये जलीय जीवन प्रदान करता है। एंड फूड, और उससे हमें भोजन भी प्राप्त होता है। इन द फॉर्म ऑफ फिश, जो कि मछली के रूप में होता है। श्रिम्प्स, मछलियों के नाम हैं झींगा मछली या केकड़े के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको जरा दोबारा देखेंगे। हाइड्रोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ। जलमंडल जो होता है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि पानी में जलीय जीवन चला करता है, जिस पे मछलियाँ रहती हैं। वो मछलियाँ हमारे लिए भोजन के रूप में प्राप्त होती हैं। मछलियों के विभिन्न नाम दिए जा रहे हैं, जैसे श्रिम्प्स या क्रैब्स एट्सेट्रा इत्यादि। इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरीड ऑन द रिवर्स एंड द ओशियंस। समुद्री मार्गों या नदियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, जिससे हम विदेशों से व्यापार करते हैं। ये मार्ग भी ज़्यादातर प्राचीन काल में और आज भी समुद्रों के या महासागरों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उसके बाद में आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताएंगे। द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। पृथ्वी जो है एक ऐसा अनुपम ग्रह है जिसके अलावा कोई दूसरा ग्रह ऐसा नहीं है। इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लैनेट्स। इसकी क्षमताएं अन्य ग्रहों से अलग हैं। इतनी क्षमता किसी अन्य ग्रह में नहीं है, क्योंकि जनजीवन को या जीवधारियों के जीवन को सर्वाइव करने के लिए जो अनुकूलित दिशाएं होती हैं वो पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एन एनवेलप ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। पूरी पृथ्वी एक हवा के आवरण से ढकी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर की जो मोटाई है वो लगभग 1000 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से मानी जाती है। द लेयर ऑफ एयर विच सराउंडेड द अर्थ इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल पाया जाता है वो गैसों का मिश्रण होता है। विच चेंजेज विद एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो कि पृथ्वी के वातावरण को भी बदल सकता है। द ग्रेविटी ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो इस एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ आकर्षित करके रखती है। द एटमॉस्फेयर आल्सो हैज डस्ट। एटमॉस्फेयर में धूल पाई जाती है एंड वाटर वेपर, और जलवाष्प भी पाई जाती है। चेंज इन द एटमॉस्फेयर अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट। जब वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो मौसम और जलवायु दोनों बदल जाते हैं। द एटमॉस्फेयर आल्सो वर्क्स एज ए शील्ड ऑफ अर्थ। हमारा वायुमंडल हमारे लिए एक ढाल की भांति कार्य करता है। ढाल इसलिए कहा गया है ऑफ द अर्थ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। सूर्य से आने वाली अत्यंत तीव्रगामी झुलसाने वाली किरणों को वायुमंडल वहीं से वापस कर देता है और हमारे जीवन को बचाता है, इसलिए इसे शील्ड कहा गया, ढाल कहा गया है। अब आप बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव मंडल। इसमें सभी जीवधारी पाए जाते हैं। सभी जीवधारियों का जीवन इसी बायोस्फीयर के अंतर्गत ही हम जी सकते हैं, और किसी स्फीयर में हमारा जीवन संभव नहीं हो सकता है। द 3 स्फीयर्स, 3 मंडल बताए हैं आपको ऊपर हमने, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। वायुमंडल,
जलमंडल और स्थलमंडल। इन तीनों का मिला जुला एक रूप होता है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। मीट टू फॉर्म ए नैरो जोन, ये तीनों मिलके एक नैरो जोन, संकीर्ण जोन की स्थापना करते हैं जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। विच सपोर्ट लाइफ, जो कि हमारे जीवन को सपोर्ट या अनुकूलन प्रदान करता है। देयरफॉर इट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड एबायोटिक, ये दोनों प्रकार का होता है। इसमें एबायोटिक भी होता है और बायोटिक भी होता है। एबायोटिक पर्यावरण भी होता है और बायोटिक पर्यावरण, यानी जैविक और अजैविक दोनों ही पर्यावरण बायोस्फीयर के अंतर्गत पाए जाते हैं। बायोस्फीयर इज ए यूनिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, जिस प्रकार से सारे ग्रहों में पृथ्वी यूनिक प्लैनेट है, उसी प्रकार से पृथ्वी पर जितने भी स्फीयर पाए जाते हैं उन सब में बायोस्फीयर या जैव मंडल सबसे अनुपम या अनोखा है। आउटसाइड द लिमिट ऑफ बायोस्फीयर नो लाइफ इज पॉसिबल, बायोस्फीयर के अलावा या बायोस्फीयर को तोड़कर अन्य किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। किसी भी कंडीशन में बायोस्फीयर के अलावा जीवधारी जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए बायोस्फीयर इज ए ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सबसे सुंदर भाग है बायोस्फीयर। विच कॉन्सिस्ट ऑफ ए ग्रेट वैरायटी फ्लोरा एंड फाउना, इस पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, इसीलिए सबसे अनोखा स्फीयर इसको माना जाता है। अदर प्लैनेट डू नॉट हैव बायोस्फीयर, किसी भी प्लैनेट पर इस प्रकार का जीवमंडल पाया नहीं जाता है। ईच ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर हैज सर्टेन लिमिटिंग कंडीशंस फॉर इट ग्रोथ एंड सर्वाइवल, हमारा जीवन यापन करने के लिए जो अनुकूलित दशाएं होती हैं उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, उसके अंतर्गत ही हम अपना सर्वाइव कर सकते हैं, अपना अनुकूलन कर सकते हैं। उन लिमिटेड कंडीशन के अलावा हमारा जीवन संभव नहीं हो सकता है, जो कि वो दशाएं बायोस्फीयर में पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ए पार्टिकुलर रीजन आर रिलेटेड टू द प्रिवेलिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार, एंड एनिमल्स और जानवरों के प्रकार, फाउंड ए पार्टिकुलर रीजन, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, आर रिलेटेड, जो कि संबंधित होते हैं, द प्रेवलिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, तात्कालिक भौतिक पर्यावरण जो बनाते हैं, नॉन एज हैबिटेट, जिसे हम अधिवास का नाम दे सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट, सभी जीवधारी एक निश्चित अधिवास में रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सभी अलग अलग जो जीवधारी होते हैं उनके अपने रहने का तरीका, रहने का स्थान अलग टाइप का होता है, जो कि डिपेंड ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर निर्भर हुआ करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर इंटरेक्ट विद फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विद अनदर, सभी जीवित प्राणी जो कि बायोस्फीयर में रहते हैं एक दूसरे से सह संबंध रखते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। इकोसिस्टम, इसे हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हैं। इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम जो होता है वो सभी जीवित प्राणियों के सह संबंधों का परिणाम होता है, समायोजन का परिणाम होता है, जो कि एक दूसरे पर डिपेंड होके अपने भौतिक और रासायनिक कारकों से एनवायरनमेंट जहाँ वो रहते हैं उसका निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है इकोसिस्टम में सभी जीवित वस्तुएं आती हैं, सभी पौधे आते हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। All plants, animals and human beings depend on each other and one immediate surroundings of natural environment, और ये सभी जीवित प्राणी, सभी वनस्पतियाँ एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहती हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड, और एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। इमीडिएट सराउंडिंग एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, और तात्कालिक पर्यावरण का निर्माण करते हुए अपना जीवन यापन करती हैं। देयर कुड बी डिफरेंट इकोसिस्टम्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों में विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जैसे लाइक डेजर्ट्स, माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, रिवर्स, ओशियंस एंड इवन इन पॉन्ड्स। इसमें
पर्वतों का इकोसिस्टम अलग प्रकार का होता है, घने जंगलों का पर्यावरण अलग प्रकार का होता है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम और टाइप का होता है, रिवर्स का, नदियों का जो इकोसिस्टम होता है अलग प्रकार का होता है, ओशिन, महासागरों का पारिस्थितिक तंत्र अलग प्रकार का होता है और तालाबों का तंत्र अलग प्रकार का होता है। कनेक्ट टू ज्योग्राफी में देखेंगे, ये जो आप चित्र देख रहे हैं जरा इसको देखिएगा। इकोसिस्टम हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर। इकोसिस्टम में वो सभी प्राणी आते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। सबसे पहले इसमें आते हैं भोजन को पैदा करने वाले, या कहना चाहिए प्रोड्यूसर को कहते हैं उत्पादक, कंज्यूमर्स उपभोक्ता एंड डिकम्पोजर यानी अपघटन करने वाले अपघटक। ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम। ये 3 जो कैटेगरीज बताई गई हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर की, इनके बिना कोई भी इकोसिस्टम पूरा नहीं हो सकता है। किसी भी इकोसिस्टम के ये 3 पार्ट बहुत ही जरूरी होते हैं। द प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर में हमारे ग्रीन प्लांट्स या हरे पौधे आते हैं। दे मेक देयर ऑन फूड, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द कंज्यूमर्स आर एनिमल्स। कंज्यूमर में जीवधारी आते हैं, जानवर आते हैं। एंड दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स, जो अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं, या फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, या दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। विच ईट द प्लांट्स, जो जीवधारी प्लांट्स को खाते हैं। कुछ जीवधारी उन जीवों को खाकर अपना भरण पोषण करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। द डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। डिकम्पोजर भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हम बैक्टीरिया के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, एंड फंगी, बैक्टीरिया और फंगी के रूप में हम कह सकते हैं। दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स, जो कि मृत पौधों या जानवरों को उनके ऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ते हैं, अर्थात उनका अपघटन करते हैं। एनिमल्स इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल दैट गो बैक टू सॉइल एंड दैट इज वेयर द साइकिल रीस्टार्ट। इस प्रकार से जब प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो जाता है, डिकम्पोजर्स के द्वारा उसका अपघटन कर दिया जाता है और वो मिट्टी में जब मिल जाता है, वो सारी एनर्जी मिट्टी में समाप्त हो जाती है, तो इस प्रकार एक नया चक्र स्टार्ट होता है। एनर्जी is transferred from one living things to another in the form of various food chains, and many different food chains link up to form food webs. एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी स्थानांतरित होती है एक जीवित प्राणी से दूसरे जीवित प्राणी में विभिन्न श्रृंखलाओं के रूप में। एक चैन सिस्टम होता है, एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित होती है एक श्रृंखला के रूप में, और विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। डिफरेंट फूड चेन्स लिंक अप टू फ्रॉम फूड वेब्स। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। ऑल द फूड वेब्स आर डेलिकेटली बैलेंस्ड। यह जो खाद्य जाल होता है वो बड़े नाजुक तरीके से संतुलित हुआ करता है या संतुलित रहता है। इसलिए इफ़ वन लिंक इन द वेव इज डिस्ट्रॉयड, यदि एक श्रृंखला नष्ट हो गई फूड वेव या फूड चेन की, ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म विल बी अफेक्टेड। सारी की सारी चेन, सारी की सारी श्रृंखलाएँ खत्म हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी। उसके बाद में ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी मानवीय पर्यावरण के विषय में अब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। मनुष्य जहाँ रहता है, मनुष्य जिस भाग में रहता है वो उस भाग को हम, उस इलाके को हम उसका एनवायरनमेंट कह सकते हैं, या मनुष्य जहाँ रहता है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है। दे आर टू एन एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। वह जहाँ रहता है उस पर्यावरण से प्रभावित होता है या वो स्वयं पर्यावरण को प्रभावित करता है। दे आर
also able to adapt and modify the environment according to their needs. कहने का तात्पर्य है मनुष्य के द्वारा, उसने अपनी योग्यता के द्वारा पर्यावरण को मॉडिफाई करने का प्रयास किया है, बदलने का प्रयास किया है, सुधारने का प्रयास किया है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। विद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिस तरह से उसने विज्ञान के क्षेत्र में विकास किया है और तकनीक के क्षेत्र में विकास किया है, उन तकनीकों के माध्यम से, उस साइंटिफिक तरीकों के माध्यम से उसने प्रकृति को या एनवायरनमेंट को बदलने का प्रयास किया है। दे हैव सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग नेचर, उसने प्रकृति पर हावी होने का प्रयास किया है और उसको कंट्रोल करने के लिए उसने सारे तरीके लगाए हैं। द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, मनुष्य का जो सह संबंध है प्रकृति के प्रति या वायुमंडल के प्रति एक यौगिक के रूप में पाया जाता है, एक संयोजन के रूप में पाया जाता है, क्योंकि प्रकृति मनुष्य पर डिपेंड है और मनुष्य प्रकृति पर डिपेंड किया करता है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसमें स्थानों स्थानों पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर हम इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, मानवीय पर्यावरण और सह संबंध। इन स्पाइट ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स, इतना सारा विकास होने के बाद भी द फिजिकल एनवायरनमेंट स्टिल प्रोवाइड्स ह्यूमन बींग्स विद देयर मटेरियल नीड्स, हमने बहुत सारा विकास किया है परंतु फिर भी हमें प्रकृति की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट स्टिल प्रोवाइड्स ह्यूमन बींग्स विद देयर मटेरियल नीड्स, हमें जिन मटेरियल की, जिस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है वो हमें एनवायरनमेंट या प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त की जाती है। द प्राइमरी एक्टिविटीज़, जैसे प्राथमिक क्रियाएं, फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड मिनिंग। फार्मिंग कृषि कार्य, फिशिंग मछली पालन या मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री इसे हम वनिकी भी कह सकते हैं, एंड मिनिंग खान खोदना। स्टिल प्रोवाइड्स फूड एंड रॉ मटेरियल, इनसे हमें कच्चा माल और भोजन प्राप्त होता है। विदाउट विच एडवांस सोसाइटीज कैन नॉट सर्वाइव एंड प्रोग्रेस, इन प्राथमिक क्रियाओं के अलावा किसी भी सभ्य समाज का विकास असंभव है, अर्थात नहीं हो सकता है। ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज आल्सो रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द एनवायरनमेंट, मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से प्रकृति में अपने लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर लिया है। राइट फ्रॉम द डाउन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, पीपल हैव नॉट ओनली यूज्ड नेचर फॉर देयर एक्सिस्टेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। राइट फ्रॉम द डाउन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, सभ्यता के शुरुआत से ही मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रकृति का प्रयोग किया है। प्रयोग ही नहीं किया है बल्कि आल्सो एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज इट टू सर्टेन एक्सटेंट, किसी हद तक इसका शोषण भी किया है और इसको बर्बाद करने का प्रयास किया है। इस प्रकार दे हैव डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस, मनुष्य के द्वारा प्रकृति को डिस्टर्ब किया गया है, असंतुलित किया गया है। एंड ऑफ द एनवायरनमेंट, साथ में उसने अपने पर्यावरण को असंतुलित करने का भी प्रयास किया है। कनेक्ट टू ज्योग्राफी में एक लास्ट लाइन बची है। एलन चर्चिल सैम्पल 1863 वाज एन अमेरिकन ज्योग्राफर, ये नाम है एलन चर्चिल सैम्पल। इनका जन्म सन 1863 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था, जो कि ये एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी। शी स्टडीज इन इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, इन्होंने भौतिक पर्यावरण के विषय में ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाकलापों के प्रति, एंड बिहेवियर्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अन्य भागों में जाकर भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के सह संबंधों के विषय में विशेष स्टडी की, विशेष जानकारी प्राप्त की। दैट्स ऑल, थैंक यू। किसी भी समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।